एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के राजस्थान एग्जाम्स को समर्पित चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के अप्रैल 2022 से रिलेटेड मैगजीन को समराइज करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इसके प्रीवियस सेशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास राजस्थान सुजस का एडिशन है अप्रैल वाला। डेट आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं 20th of April 2022। स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी जो हमारा वीडियो था पार्ट 1 वाला उसमें कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। और यहाँ पे पार्ट 2 में राजस्थान की हिस्ट्री को दर्शाते हुए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मेंशन की गई है, जैसे कि वर्ष 1800 में राजस्थान के भूभागों पर कौन से राजपूतों का शासन था। तो यहाँ पे राजपूत राजाओं का शासन था। तो इस वजह से यहाँ का जो रीज़न है उसे क्या नाम दिया गया, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया। तो आप बताएंगे जॉर्ज थॉमस। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था, इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 1818 में अंग्रेजों ने क्या किया था, अजमेर पर आधिपत्य कर दिया था और उसी के साथ साथ जो रियासतें थी, ठीक है, उन्हें 2 वर्ग रियासत तथा ठिकानों में विभाजित किया था। तो रियासत हो गई और एक क्या हो गए, ठिकाने हो गए। इनमें इनको विभाजित कर दिया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक बुक लिखी थी जो कई एग्जाम्स में आपसे प्रश्न बनाती है और इस बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसमें आपको राजस्थान के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलती है। ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, राजपुताना को प्रशासनिक दृष्टि से 4 एजेंसियों में बांटा। अब ये 4 एजेंसी में क्या क्या किए गए, तो प्रत्येक रियासत में एक एक रेजिडेंट तथा अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया था। 23 जून 1947 को जब भारत स्वतंत्र कानून से देसी रियासतों को भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने की छूट दी गई थी। ठीक है, कि या तो आप भारत में मिल जाएं या फिर आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं। और ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर जो रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन लोगों ने स्वतंत्र रहने की अपनी इच्छा जाहिर भी की थी। जहाँ पे आप जानते हैं कि हैदराबाद ने कहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलना है। इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं आपने उस समय पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा अलवर रियासत ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे राजस्थान से कौन कौन से रियासतें हैं जो स्वतंत्र रहने का इच्छा व्यक्त कर रहे थे, तो वो था डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर। ठीक है, इसी के साथ साथ जबकि उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर रियासत जो थी वो भारत में मिलने को तैयार थी। ठीक है, उदयपुर, कोटा और बीकानेर रियासतें जो थी वो भारत संघ के साथ मिलने को तैयार हो रही थी। तो उस टाइम पे रियासती विभाग बनाया गया था और रियासती विभाग का जो मेन काम था वो यही था कि इन सभी जो रियासतें हैं उनको एक किया जाए, उनका यूनिफिकेशन किया जाए, और इनके जो प्रमुख थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही क्या किया था, अपने इम्पॉर्टेंट वर्क से यूनिफिकेशन किया इंडिया का, और आज जो आप वर्तमान स्वरूप देख पा रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत आपको देखने को मिलता है। तो राजपुताना में कितनी रियासतें, 19 रियासतें, 3 चीफ कमिश्नरेट जिसको कि ठिकाने भी कहा जाता था, इनको विभिन्न चरणों में एकीकृत किया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया था। एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरण में हुई थी, 7 चरणों में हुई थी, और ये सारे चरण आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 क्षेत्रों में विभाजित थे, जिसमें अजय मेरू, हाड़ौती, ढूंढांड, गोडवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़
और मेवात जो है ऐसे रीजन आपके सामने थे। तो उस समय कितने भौगोलिक भूभागों में थे? तो 9 भौगोलिक भूभागों के अंदर बटे हुए थे। अब राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? गोडावन है। इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलिएगा। राज्य पशु चिंकारा या ऊंट है। राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है, जबकि राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है। नृत्य हमारा घूमर है। राज्य गीत केसरिया बालम है तथा राज्य मिठाई जो है वो घेवर के रूप में यहाँ की प्रसिद्ध है। हालांकि ये छोटे लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हायर लेवल के एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब चूंकि आपने पढ़ा कि राजस्थान 9 भौगोलिक भागों में बटा हुआ था और राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों के अंदर हुआ था, तो इसी राजस्थान के एकीकरण को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ज़रूर, अगर एकीकरण से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से आप यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर देख पाएंगे। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन या फिर आप यूँ कह सकते हैं 3144 दिन का जो है समय लगा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में क्या दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देसी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। ठीक है, अध्यक्ष पे क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन सचिव पे हालांकि कई बार क्वेश्चन आपने देखे हैं। ठीक है, तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई और इसके अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि सचिव के रूप में वीपी मेनन यहाँ पे शामिल थे। रियासती सचिव द्वारा क्या किया गया? स्वतंत्र रहने के लिए शर्तें रखी गई। शर्तें क्या क्या रखी गई कि भाई पहली तो आपकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक होनी चाहिए और दूसरा आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। अब उस समय इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासतें थी, जो कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर थे। तो अब ये जो थे वो स्वतंत्र रहने की डिमांड कर सकते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देसी रियासत और 3 ठिकानों के अंदर बटा हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से आरंभ हुई और 1956 तक चली। टोटल कितने चरण थे? 7 चरण थे। तो आप इजीली देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, प्रथम चरण। प्रथम चरण को क्या संज्ञा दी गई? मत्स्य संघ की संज्ञा दी गई। 27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का एकीकरण किया गया और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन किसने किया? खनिज और विद्युत मंत्री NV गाडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गाडगिल जी ने किया था और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर बनाई गई तथा राज प्रमुख धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह, उन्हें बनाया गया था। अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं रखूं कि इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न था वो मत्स्य जनपद रहा हुआ था और इस वजह से इसका नाम मत्स्य संघ रख दिया गया था। नेक्स्ट आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण को नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान। अब ये कब हुआ? 25 मार्च 1948। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसी के साथ टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा रियासत को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए कि एकीकरण के समय पहली रियासत जिसने एकीकृत हुई, तो शाहपुरा रियासत आपका प्रश्न बनेगा। नाम क्या दिया गया? पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया। इसकी राजधानी किससे बनाई गई? कोटा को इसकी राजधानी बनाई गई, जबकि महारावल श्री भूम सिंह को क्या किया गया? राज प्रमुख बनाया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? नरहरि विष्णु गाडगिल या NV गाडगिल ने किया था। ये एज इट इज़ फैक्ट है जिन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा चरण नाम क्या रखा? संयुक्त राजस्थान। कब? तो उदयपुर रियासत को मिला दिया गया। किस में मिलाया गया? पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो तीसरा चरण 2 प्लस उदयपुर से मिलकर बना।
कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। नया नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान, क्योंकि दो को मिलाया तो संयुक्त कर दिया। और राजधानी अब क्या कर दी गई? उदयपुर कर दी गई। भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख और कोटा के महारावल को उप राज प्रमुख बनाया गया। भाई दो को मिला रहे हो तो दोनों को संतुष्ट भी करना होगा, ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ था। चौथे चरण पे आते हैं। चौथा चरण जो है जिसे कहा जाता है वृहत राजस्थान। अब राजस्थान में चौथा चरण 14 जनवरी 1949 उदयपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा भी क्या है? ठिकाना है, और जैसलमेर रियासत को वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। तो ये क्या बन गए? वृहद राजस्थान बन गए। अब बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सी रियासत जो सर्वप्रथम भारत में विलय किया? तो वो बीकानेर रियासत आपके सामने आ जाएगी। इसकी राजधानी जयपुर और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख, जयपुर के महाराजा मान सिंह जी को राज प्रमुख और कोटा के महारावल भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो अलग अलग बड़े बड़े जब आप रियासतों को मिलाते हैं तो उनको सांत्वना देने के लिए आपको करना ही पड़ता है। पांचवा चरण जिसको नाम दिया गया संयुक्त विशाल राजस्थान, 15 मई 1949 मत्स्य संघ पहले आप देख चुके हैं, इसमें विशाल राजस्थान में विलय कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। षष्ठम या सिक्स्थ चरण की बात करें जो कि वर्तमान राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। उसी समय सिरोही रियासत के शासक जो थे वो नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का जो कामकाज था वो दोवगढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी कैंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये इकलौती ऐसी जगह आप देखेंगे जहाँ के राज प्रमुख जो हैं वो नाबालिग थे। सिरोही रियासत के इस एक हिस्से जो कि क्या है आबू देलवाड़ा को है, इसको लेकर विवाद था। विवाद ऐसा था कि इस विवाद को सुलझाया गया 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान में विलय हो जाने पर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया। सातवां और आखिरी चरण, यहाँ पे क्या हुआ? 1955 की सिफारिशों के आधार पर, कौन सा सिफारिश? राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर मेरवाड़ा आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। तो अजमेर मेरवाड़ा सबसे लास्ट में मिल रहा है, माउंट आबू की आबू तहसील को यहाँ पे मिलाया गया। और इसमें भौगोलिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में शामिल हो चुका सुनेल टप्पा जो क्षेत्र था वो राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया था, और झालावाड़ जिले का जो सिरनौज था उसे मध्य प्रदेश को दिया गया। तो इसमें हमने एमपी के साथ जगहों की अदला बदली भी यहाँ पे की थी। तो इस प्रकार से ये 7 चरण हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब बजट की अगर बात करें तो देखिए, बजट जब पेश किया गया था तो एक डेटा आपको दिया गया था कि 30% हिस्सा जीडीपी के अंदर हमारा किसका है? कृषि का है, जबकि लगभग 85 लाख परिवार जो है इससे जीवन यापन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब कृषि बजट में 11 मिशन रखे गए थे और इन 11 मिशन को ही हमने बजट वाले सेशन में अलग से डिटेल के अंदर चर्चा की है, तो आप लोग उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ नाम हाईलाइट कर लेते हैं। पहला तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, दूसरा जैविक खेती, तीसरा बीज उत्पादन वितरण, ठीक है। चौथा जो है आपके सामने आया मिलेट प्रोत्साहन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजस्थान संरक्षित खेती, फिर राजस्थान उद्यानिकी विकास और राजस्थान फसल सुरक्षा, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, ठीक है। तो ये टोटल, और इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण मिशन, तो ये टोटल 11 मिशन हो गए जिसको बजट के थ्रू पेशकश की गई थी और बजट के थ्रू ये घोषित की गई थी कि इनकी वृद्धि की जाएगी। यहाँ पे एक योजना आती है ई नाम, ठीक है, ENAM नेशनल एक्विजिशन मिशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे में इसके थ्रू क्या किया जाता है कि भाई जितने भी किसान हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन, पहले तो क्या होता था अपने पास की मंडी में आए और वहीं पे सामान को बेचा करते थे, लेकिन ई-नाम की सुविधा के बाद आप उसी मंडी में उस सामान को रख कर और किसी मंडी में भी बेच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसकी सुविधा यहाँ पे केंद्र सरकार ने दी थी। तो देखते हैं राज्य सरकार ने इसमें क्या क्या उपलब्धि हासिल की। तो
तो राज्य ने यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश का 78.62% ग्वार, 46.28% सरसों, 45.56% बाजरा, ठीक है, 23% चना, 19% दालों का उत्पादन होता है। तो मतलब इन चीज़ों के उत्पादन में अपना बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से होती है? कुएं और नलकूप से होती है। याद कीजिए RAS 2013 का पेपर, जहाँ पे यही चीज़ पूछ ली गई थी कि सिंचाई के जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो राजस्थान में कौन से हैं? तो कुएं और नलकूप यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार अगर देखें तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 342.68 लाख हेक्टेयर, इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 52% है। ठीक है, 52% क्षेत्रफल पे हम लोग किसाई कृषि का जो कार्य है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 1961 राजस्थान कृषि उपनन विपणन अधिनियम पारित किया गया था, जो 1964 में लागू हुआ। कृषि विपणन क्या है? मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपका जो क्रॉप है उसे कैसे कहाँ पे मार्केटिंग की जाए उससे रिलेटेड है। तो राज्य सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम जो स्कीम है मंडी पोर्टल की शुरुआत की, और उसके थ्रू ऑनलाइन मेथड में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग की गई, और वर्तमान में 144 मंडियाँ जो हैं राजस्थान में क्या है? ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे 14 अप्रैल 2016 को कोटा जिले के रामगंज मंडी को से राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नैम जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और वर्तमान में 144 हो चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में ई-नाम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कोटा जिले का रामगंज मंडी जो है वो इसमें सबसे पहले जुड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का उल्लेख किया गया है, चूँकि आप जानते ही हैं यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की जयंती गई थी 14 को, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या है? जाति का उन्मूलन पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? जाति का उन्मूलन। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जैसे नारे इनके यहाँ पे फेमस है। शिक्षा शेरनी का दूध है, ऐसे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे उपलब्ध करवाए थे। अब एक एंशंट सभ्यता की अगर बात की जाए तो देखिए एंशंट सभ्यता में आपके पास आ जाएगा चंद्रावती सभ्यता। ठीक है, चंद्रावती सभ्यता कहाँ देखने को मिली? माउंट आबू के पर्वतों के पास आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे बहुत सारे भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन होने का अनुमान है। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? गुफाओं वगैरह पे दीवारों पे जब पेंटिंग की जाती है तो उन्हें कहा जाता है भित्ति चित्र। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। सेम एज ये जो चंद्रावती नगरी है, ये कहा जाता है कि लगभग 57 ईसा पूर्व मौर्य गवर्नर राजा पांडु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो राजा पांडु मौर्य शासक से रिलेटेड है, 57 ईसा पूर्व के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि जैन मंदिर हो गए, 11वीं-12वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उपदेश सप्तशती ग्रंथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे जो प्लेसेस हैं वो आपको इसी सभ्यता से रिलेटेड यहाँ पे दर्शाई जा रही है। यहाँ पे सिंधु राज, उत्पल राज, कृष्ण राज, धरणी, वराह वगैरह के शासक हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। कर्नल टॉड, जिनको कि घोड़े वाले बाबा भी आप लोग कहते हैं, तो कर्नल टॉड ने इस नगरी के अवशेषों के बारे में लिखा था कि यहाँ विभिन्न आकार प्रकार वाली 20 इमारतें थी। 138 मूर्तियों में त्र्यंबक यानी कि 3 मुख वाली आकृति, घुटने पर बैठी हुई स्त्री, 20 भुजाओं वाले शिव जिनके बाईं तरफ एक महिष है और दाहिने पैर जो है वो उठाकर गरुड़ जैसी आकृति पे रखा गया है, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता हो सकती है। मूक बधिर कल्याण के लिए जोधपुर के अंदर क्या किया गया था? मूक बधिर कल्याण समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1982 के अंदर किया गया था, जिसके प्रथम जो पर्सन थे वो अशोक गहलोत जी थे। तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया।
यहाँ पे 2021-22 के बजट प्रस्ताव के अंदर क्या किया गया था, इसे महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया और सरकार ने, कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने भी इसे क्या कर दिया, अपना परमिशन जारी कर दिया है। नेक्स्ट आया चूरू। चूरू जो जिला है वहाँ पे चूँकि आप जानते हैं कि खारा और लवणीय जल है और जल की बहुत कमी है और विशिष्ट रूप से यहाँ पे गर्मी है, तो इस रीज़न के जो किसान हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वो झींगा की खेती कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि जो ब्लू इकोनॉमी होती है जहाँ पे आप एक्वा कल्चर करते हैं, आपके जल से रिलेटेड यहाँ पे काम करते हैं और मछली पालन वगैरह करते हैं, तो उसको भी खेती ही कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, झींगा मछली का उत्पादन यहाँ पे विशिष्ट मात्रा में करते हैं और ये जो झींगा मछली है ये एक्सपोर्ट की जाती है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों के अंदर। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन एंड ओमेगा 3 जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा जगह इसके लिए फेमस है, चूरू जिले का राजगढ़ ब्लॉक जो है वो इसके लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी इमेज भी देख पा रहे हैं झींगा मछली से रिलेटेड, और यहाँ पे ये काम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आवाज़ दो के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 के अंदर, और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये वुमेंस एंड गर्ल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और बस वगैरह में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाए तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू इंस्टेंट आपको पुलिस सपोर्ट जो है वो उपलब्ध करवाएगी। सेम एज हेल्पलाइन नंबर 1090 पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे चलाई गई जिसका स्लोगन ही रखा गया, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में, माहवारी चक्र के बारे में अवेयर करना, गुड टच बैड टच से रिलेटेड जो संवेदनशील विषय हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। उड़ान योजना के साथ इसे चलाया गया था। उड़ान योजना आप सभी जानते हैं जिसके थ्रू फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा महिलाओं से रिलेटेड विकास में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया गया, मधु सखी झालावाड़ी शहद का शुभारंभ किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ये एक ब्रांड बनाया गया है जिसके थ्रू ये लोग क्या करती हैं, ये महिलाएं आपस में ही अपने खेत और आसपास के जो रीजन है वहाँ पे शहद उत्पादन कर रही हैं और ये उनकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रहों से रिलेटेड अगर बात करें तो आप इस सीज़न में क्या कर सकते हैं, इवनिंग टाइम पे बुध को देख सकते हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों को आसमान में आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ये विशिष्ट खगोलीय घटना के रूप में है। नेक्स्ट आ जाता है फाल्गुन उत्सव। तो देखिए, वर्ष का जो अंतिम मेला होता है वो कहाँ लगता है, बांसवाड़ा के दोहद मार्ग में स्थित बड़ौदिया से कुछ दूर घोटिया अम्बा के जंगलों में लगता है, जिसको कि आप लोग घोटिया अम्बा मेला के रूप में भी जानते हैं। ये मेला कब लगता है, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन लगता है। इम्पॉर्टेंट नोट कीजिएगा क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चंस में, वहाँ पे हिंदी मंथ ही आपसे पूछी जाती है जो कि जनरली सभी को याद नहीं होती। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन क्या किया जाता है, ये मेला प्रारंभ होता है। अभी की अगर बात करें 2022 की, तो 30 मार्च बुधवार के दिन ये मेला जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे है, तो घोटिया अम्बा के अंदर है। किस जिले में, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इनके बारे में कहानियाँ कही जाती है कि यहाँ पे पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से देवराज इंद्र को प्राप्त किया था, उनसे कुछ आम की गुठलियाँ यहाँ पे रोपित की थी और जिनसे बहुत सारे फल उत्पन्न हुए थे। ठीक है, और 88,000 ऋषियों का भोजन उन्होंने इसी से करवाया था। तो यहाँ पर मान्यताएं हैं अलग अलग जहाँ पे लोग अपने अपने मनोकामनाएं मांगते हैं। बाड़मेर की संस्कृति में देखें तो जिला प्रशासन द्वारा 28 से 30 मार्च तक थार महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। कब, 28 से 30 मार्च। कौन सा महोत्सव, थार महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। ये 3 फैक्ट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का जो है एक विशिष्ट ग्रह है जिसको नाम दिया जाता है बीकानेर हाउस। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली के अंदर है।
वहाँ पे राजस्थान से संबंधित कार्यक्रम जो है वो दर्शाए जाते हैं नेशनल लेवल पे। और जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो दिल्ली वगैरह में कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फ्री रूप में क्या होता है, रुकने की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे आयोजन किए गए, उनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो समाज सुधारक योग पुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले का जो जन्म था वो 11 अप्रैल के दिन हुआ था। उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। उनकी माता का नाम चिमनाबाई, जबकि पिता जो थे वो गोविंद राव थे। ये आपको याद रखना है। 1840 के अंदर इनका विवाह किनसे हुआ था, सावित्रीबाई से हुआ था। ये दोनों ही मिलकर जाति प्रथा का विरोध करते थे। एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इनमें प्रमुख रूप से गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर भी इनके साथ थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे काम किए और महाराष्ट्र में सबसे पहली महिला शिक्षा और अछूतोद्धार का कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया और इससे रिलेटेड पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला गया। तो भारत में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय पुणे के अंदर खोला गया था। यहाँ पे इनके समाज से रिलेटेड जो काम है, अछूतोद्धार के लिए इन्होंने जो काम किए, उन वजह से इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्या उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे इनका जो डेथ है वो 28 नवंबर 1890 के दिन पुणे में ही हो गया था। इतिहास में अगर आप देखें तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो स्थापत्य कला से विशिष्ट है, जानी जाती है। किस जगह पे है, तो अलवर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं किसको, अलवर को कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 80 खंभों पे स्थित मूसी महारानी की छतरी भव्य कलात्मकता के रूप में जानी जाती है। 1815 से 41 के मध्य महाराजा जो विनय सिंह थे, उनके बख्तियार सिंह, महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तियार सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। तो किन किन के निर्माण याद में, तो बख्तियार सिंह और मूसी महारानी के याद में किसने बनवाया था, तो विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ पे कई मूवीज़ वगैरह के लिए भी शूटिंग की जाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु उन्हें हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ कुछ डेमो सेशंस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और हमारे ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।